नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है विकास एवं सामाजिक बदलाव एवं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। विकास का अर्थ एक निश्चित स्थिति से आगे की ओर प्रगति, परिवर्तन और उन्नति से है और प्रगति परिवर्तन की यह मात्रा और गुण दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। समाज के हर तबके की उसमें हिस्सेदारी हो, कोई वंचित या छूट गया या खो गए लोग नहीं होने चाहिए। तभी हम मान सकते हैं कि विकास की दिशा और दशा सही जा रही है। साथ ही भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और विकास पर भी चर्चा करेंगे। अधिकतर पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। आइए देखते हैं कि उक्त विषयों को कैसे समझा जा सकता है। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं हिमांशु डबराल, जो लंबे समय से पत्रकारिता और अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, और मैं हूँ साक्षी मांडवाल। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। विकास एवं सामाजिक बदलाव को समझना, विकास, बदलाव और समाज को जानना, सामाजिक बदलावों से संबंध कुछ अवधारणाओं पर चर्चा, उद्विकास को जानना, विकास पर चर्चा, सामाजिक आंदोलन को जानना, क्रांति को समझना, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत को जानना, विकास एवं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को समझना, नीति आयोग, उद्देश्य और संगठन को समझना। विकास एक बहुआयामी टर्म है। इसे कुछ निश्चित परिभाषाओं या सीमाओं के अंतर्गत देखना कठिन है। सामाजिक विकास एक समग्र प्रक्रिया है जो अपने भीतर एक निश्चित समाज की समस्त संरचनाओं यथा आयु, लिंग, संपत्ति तथा संस्थाओं जैसे परिवार, समुदाय, जाति, वर्ग, धर्म, शिक्षा आदि को समेटे है। उदाहरण के लिए एक आदिम जनजातीय समाज की संरचनाएं और उनसे जुड़े रीति रिवाज एक आधुनिक समाज से पूर्णतः भिन्न होंगी। जनजातीय समाज मुख्यतः कुल, परिवार, रक्त संबंध आधारित होता है, जबकि आधुनिक समाजों का गठन हम देखते हैं कि कहीं अधिक जटिल और विस्तृत है। शिक्षा के प्रसार ने लोगों के मानसिक बौद्धिक स्तर को उठाया, उनके लिए नए आर्थिक अवसरों और क्षेत्रों को जन्म दिया। सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी, उन्हें प्राप्त करने और उनकी सुरक्षा के विषय में सचेत किया। शिक्षा ने लोगों को उन्मुक्त किया, उन्हें परंपरागत बंधनों व रूढ़ियों की फिर से समीक्षा करने को प्रेरित किया है। महिलाओं का पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में काम करना, देर रात तक काम करना, लड़कियों की शिक्षा, व्यवसाय और विवाह के प्रति बदलती मानसिकता और समाज द्वारा उनकी स्वीकृति, लिव इन सिंगल मदर, ये सब विकास की ही प्रक्रिया का अंग है। ऐसा देखा गया है कि कई देशों में आर्थिक या राजनीतिक विकास तो हुआ, लेकिन सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन और सामंती समाज की प्रथाएं बनी रही हैं। जैसे मध्य पूर्व के देशों जैसे ईरान या सऊदी अरब में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था तो पर्याप्त विकसित है, लेकिन लोगों को नागरिक स्वतंत्रताएं नहीं मिली हैं। महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी पर बहुत सी बंदिशें हैं। धार्मिक सहिष्णुता का भी अभाव है। यूरोप और शेष विकसित देशों में हम देखते हैं कि समाज का ढांचा बिखरने की स्थिति में आ गया है। इसलिए वहाँ आर्थिक और राजनीतिक विकास होते हुए भी एक सामाजिक संकट की स्थिति है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे उद्विकास, प्रगति, विकास, सामाजिक आंदोलन, क्रांति इत्यादि। चूँकि इन सामाजिक प्रक्रियाओं का सामाजिक परिवर्तन से सीधा संबंध है या कभी कभी इन संबंधों को सामाजिक परिवर्तन का पर्यायवाची माना जाता है, इसलिए इन शब्दों के अर्थ के संबंध में काफ़ी उलझने हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। उद्विकास यानी एवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन ने किया था। डार्विन के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया में जीव की संरचना सरलता से जटिलता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ती है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। आरंभिक समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने जैविक परिवर्तन, बायोलॉजिकल चेंजेस की भांति ही सामाजिक परिवर्तन को भी कुछ आंतरिक शक्तियों के कारण संभव माना है और कहा है कि उद्विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे निश्चित स्तरों से गुजरती हुई पूरी होती है।
उद्विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए मकीवर एवं पेज ने लिखा है कि उद्विकास एक किस्म का विकास है, पर प्रत्येक विकास उद्विकास नहीं है, क्योंकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है, पर उद्विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र में विकास करना उद्विकास कहा जाएगा। मकीवर एवं पेज ने बताया है कि उद्विकास सिर्फ आकार में नहीं बल्कि संरचना में भी विकास है। यदि समाज के आकार में वृद्धि नहीं होती है और वह पहले से ज़्यादा आंतरिक रूप से जटिल हो जाता है तो उसे उद्विकास कहेंगे। जिस प्रकार उद्विकास के अर्थ बहुत स्पष्ट एवं निश्चित नहीं हैं, विकास यानी डेवलपमेंट की अवधारणा भी बहुत स्पष्ट नहीं है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विकास का अर्थ सामाजिक विकास से है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों विशेषकर कॉन्त, स्पेंसर एवं हॉबहाउस ने सामाजिक उद्विकास, प्रगति एवं सामाजिक विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया था। आधुनिक समाजशास्त्री इन शब्दों को कुछ विशेष अर्थ में ही इस्तेमाल करते हैं। आज समाजशास्त्र के क्षेत्र में विकास से हमारा तात्पर्य मुख्यतः सामाजिक विकास से है। इसका प्रयोग विशेषकर उद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण के चलते विकसित एवं विकासशील देश के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए होता है। सामाजिक विकास में आर्थिक विकास का भी भाव छिपा होता है और उसी के तहत हम परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी, संक्रमणशील समाज, ट्रांजिशनल सोसाइटी एवं आधुनिक समाज, मॉडर्न सोसाइटी की चर्चा करते हैं। आधुनिक शिक्षा का विकास भी एक प्रकार का सामाजिक विकास है। उसी तरह से कृषि पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से उद्योग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर होना भी सामाजिक विकास कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में सामंतवाद, फ्यूडलिज्म से पूंजीवाद, कैपिटलिज्म की ओर जाना भी एक प्रकार का विकास है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक बहुत प्रमुख कारक रहा है। विशेषकर दकियानूसी समाज में सामाजिक आंदोलनों के द्वारा काफी परिवर्तन आए हैं। गिडेंस के अनुसार सामूहिक आंदोलन व्यक्तियों का ऐसा प्रयास है जिसका एक सामान्य उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा ना लेकर लोग अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। गिडेंस ने कहा है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि सामाजिक आंदोलन और औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही तरह की चीज़ें हैं, पर दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नौकरशाही व्यवस्था जैसे नियम नहीं होते, जबकि औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत नौकरशाही नियम कानून की अधिकता होती है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच उद्देश्यों का भी फर्क होता है। उसी तरह से कबीर पंथ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या हाल का पिछड़ा वर्ग आंदोलन, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, को सामाजिक आंदोलन कहा जा सकता है, औपचारिक व्यवस्था नहीं। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ मुख्य स्रोत हैं। ये इस प्रकार है। पहला, खोज यानी डिस्कवरी। मनुष्य ने अपने ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है, जैसे शरीर में रक्त संचालन, बहुत सारी बीमारियों के कारणों, खनिजों, खाद्य पदार्थों, पृथ्वी गोल है एवं वह सूर्य की परिक्रमा करती है आदि हजारों किस्म के तथ्यों की मानव ने खोज की, जिनसे उनके भौतिक एवं अभौतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। दूसरा, आविष्कार, इन्वेंशन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। तीसरा, प्रसार, डिफ्यूजन। सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का प्रमुख योगदान रहा है। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण जैसे प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही रहा है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। चौथा, आंतरिक विभेदीकरण, इंटरनल डिफरेंशिएशन। जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन का एक चौथा स्रोत भी संभव है, वह है आंतरिक विभेदीकरण। इस तथ्य की पुष्टि उद्विकासीय सिद्धांत, एवोल्यूशनरी थ्योरी के प्रवर्तकों के विचारों से होती है।
आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए, जिनमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी थी। सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई और योजना आयोग का गठन किया। नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई। अधिकतर पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन तीसरे में फिर कृषि को तरजीह दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक मॉडल को आगे बढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू ने अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लिए, जिनमें पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी थी। सन 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई और योजना आयोग का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लक्ष्य 2.1% निर्धारित किया था। इस परियोजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की कमी गंभीर चिंता का विषय थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 इस्पात संयंत्रों की नींव रखी गई। अधिकतर पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे: पहला, शरणार्थियों का पुनर्वास; दूसरा, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में; तीसरा, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना; चौथा, इसके साथ साथ इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके; पांचवा, इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। इन मूल महत्व के उद्योगों अर्थात लोहे एवं इस्पात, आलोह धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय किया गया। पहला, विशेष रूप से भारी उद्योग, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत था। औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महलानोबिस द्वारा विकसित मॉडल का पालन किया। तीसरा, योजना के उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन निर्धारित क्रम में करने के लिए लंबे समय से चलाने के आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया। चौथा, यह ऑपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन के कला तकनीकों के प्रचलित राज्य के रूप में अच्छी तरह से भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया। पांचवा, योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा। छठा, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4,800 करोड़ रुपए थी। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवंटित की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। तृतीय योजना ने अपना लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था की स्थापना करना रखा। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की, परंतु इसके साथ साथ इसने बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया, जो कि तीव्र आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था।
कृषि व उद्योग दोनों के विकास को लगभग समान महत्व दिया गया। चीन 1962 और पाकिस्तान 1965 से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण यह योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही, जिसके कारण चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित करके इसके स्थान पर 3 एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। योजना अवकाश। वर्ष 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध से पैदा हुई स्थिति, 2 साल लगातार भीषण सूखा पड़ने, मुद्रा का अवमूल्यन होने, कीमतों में हुई वृद्धि तथा योजना उद्देश्यों के लिए संसाधनों में कमी होने के कारण चौथी योजना को अंतिम रूप देने में देरी हुई। इसलिए इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश प्लान हॉलिडे कहा गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। चतुर्थ योजना के मूल उद्देश्य: पहला, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। दूसरा, स्थिरता के साथ विकास लक्ष्य: कृषि विकास के लिए गहन कृषि विकास कार्यक्रम अपनाया गया, पीडीएस को संगठित किया गया। तीसरा, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आयात प्रतिस्थापक को अधिक महत्व दिया गया। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट व पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हुआ। चौथा, चतुर्थ योजना में राष्ट्रीय आय की 5.7% वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास और गरीबी हटाओ जोड़ा गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक रहा। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही पांचवी योजना को समाप्त कर दिया। इस योजना में योजना आयोग का लक्ष्य गरीबी हटाओ, निर्धन वर्ग की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रम परिवार नियोजन प्रभावी ढंग से लागू करना रहा। पांचवी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य: पहला, गरीबी की समाप्ति। दूसरा, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए वृद्धि की उच्च दर को बढ़ावा देने के अलावा आय का बेहतर वितरण और देशीय बचत दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की नीति अपनाई गई। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य: पहला, कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में रोजगार का विस्तार करना। दूसरा, जन उपभोग की वस्तुएं तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना। परंतु जब कांग्रेस सरकार ने नई छठी योजना 1980 से 1985 की अवधि हेतु तैयार की, तब विकास के नेहरू मॉडल को अपनाया गया, जिसका लक्ष्य एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में गरीबी की समस्या पर सीधा प्रहार करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा। पहला, सातवीं योजना में खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्रों का विस्तार एवं उत्पादकता को बढ़ाने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बल देने का निश्चय किया गया। दूसरा, 1991 में आर्थिक सुधार के लिए आधार तैयार करने का काम किया। इसमें उत्पादक रोजगार की व्यवस्था की गई। तीसरा, इसमें भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योगों पर आधारित योजना के आधार पर कृषि, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। 1990 से 1991 व 1991 से 1992 के लिए नई सरकार वार्षिक योजना लाई। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता के कारण आठवीं योजना 2 वर्ष देर से प्रारंभ हुई। आठवीं योजना का विवरण उस समय स्वीकार किया गया जब देश एक भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसके मुख्य कारण थे: पहला, भुगतान संतुलन का संकट। दूसरा, बढ़ता हुआ ऋण भार। तीसरा, लगातार बढ़ता बजट घाटा। चौथा, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। और पांचवा, उद्योग में प्रतिसार। नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक सुधारों के साथ राजकोषीय सुधारों की भी प्रक्रिया जारी की, ताकि अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान की जा सके। आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था।
9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य: पहला, 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का 15 वर्षीय परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया। दूसरा, 9वीं योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6.5% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4% रही। अतः 9वीं योजना अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही। तीसरा, 9वीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% रही। चौथा, विनिर्माण क्षेत्र की भी उपलब्धि 3.9% रही, जबकि इसका लक्ष्य 8.2% था। पांचवा, 9वीं योजना के 14.5% के निर्यात लक्ष्य के विरुद्ध योजना के 5 वर्षों के दौरान निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.4% रही। इसी प्रकार आयात के 12.2% के विरुद्ध उपलब्धि केवल 6.6% रही। केवल निर्माण, सार्वजनिक, सामुदायिक एवं वैयक्तिक सेवाओं में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी। 9वीं योजना की समग्र समीक्षा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादक की वृद्धि, बचत एवं विनियोग और निर्यात एवं आयात के लक्ष्यों की प्राप्ति में गंभीर कमी रही। इन सभी के आधार पर यह कहना सही होगा कि 9वीं योजना अपने समस्त आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रही। दसवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राज्यवार विकास दर निर्धारित की गई। इसके साथ ही पहली बार आर्थिक लक्ष्यों के साथ साथ सामाजिक लक्ष्यों पर भी निगरानी की व्यवस्था की गई। 10वीं योजना के लक्ष्य: पहला, योजना काल के दौरान जीडीपी में वृद्धि दर 8% पहुंचाना। दूसरा, निर्धनता अनुपात को वर्ष 2007 तक कम करके 20% और वर्ष 2012 तक कम करके 10% तक लाना। तीसरा, वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाना। चौथा, वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर को 16.2% तक कम करना। पांचवा, साक्षरता में वृद्धि कर इसे वर्ष 2007 तक 72% और वर्ष 2012 तक 80% करना। छठा, वर्ष 2007 तक वनों से घिरे क्षेत्र को 25% और वर्ष 2012 तक 33% बढ़ाना। सातवां, वर्ष 2012 तक पीने योग्य पानी की पहुंच सभी ग्रामों में कायम करना। आठवां, सभी मुख्य नदियों को वर्ष 2007 तक और अन्य अनुसूचित जल क्षेत्रों को वर्ष 2012 तक साफ करना। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक निर्धारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य: पहला, जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना और इसे 12वीं योजना के दौरान 10% पर बरकरार रखना ताकि 2016-17 तक प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना किया जा सके। दूसरा, कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रतिवर्ष तक बढ़ाना। तीसरा, रोजगार के 7 लाख नए अवसर पैदा करना। साक्षर बेरोजगारी की दर को 5% से नीचे लाना। चौथा, 2011 से 2012 तक प्राथमिक स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में 2003 से 2004 के 52.2% के मुकाबले 20% की कमी करना। पांचवा, 7 वर्षीय या अधिक के बच्चों व व्यक्तियों की साक्षरता दर को 85% तक बढ़ाना। छठा, प्रजनन दर को घटाकर 2.1 के स्तर पर लाना। सातवां, बाल मृत्यु दर को घटाकर 28 प्रति हजार व मातृ मृत्यु दर को 1 प्रति हजार करना। आठवां, 2009 तक सभी के लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। नौवां, 0 से 3 वर्ष की आयु में बच्चों के बीच कुपोषण के स्तर में वर्तमान के मुकाबले 50% तक की कमी लाना। 10वां, लिंग अनुपात को बढ़ाकर 2011 से 2012 तक 935 व 2016 से 2017 तक 950 करना। 11वां, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना। 12वां, नवंबर 2007 तक प्रत्येक गांव में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराना। 13वां, देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि कराना। 14,
देश के प्रमुख शहरों में 2011-2012 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप वायु शुद्धता का स्तर प्राप्त करना। 15वां, 2016 से 2017 तक ऊर्जा क्षमता में 20% की वृद्धि करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य: पहला, योजना आयोग ने वर्ष 2012 से 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा, वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9% से घटाकर 8.1% करने का लक्ष्य रखा गया। सितंबर 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7% हो गई थी, जबकि इससे पहले के 3 वित्त वर्षों में अर्थव्यवस्था में 9% से ज़्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था। वित्त वर्ष 2009 से 2010 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और यह 7.4% तक पहुंच गई। भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5% तक होने का अनुमान लगाया। अब केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है। अब सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नामक नया संस्थान बनाया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उससे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। देश के विकास में पंचवर्षीय योजनाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्थान नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बनाया है। बीतते वर्षों के साथ सरकार का संस्थागत ढांचा विकसित और परिपक्व हुआ है। इससे कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित हुई है, जिसने संस्थाओं को सौंपे गए कार्यों की विशिष्टता बढ़ाई है। नियोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में शासन की प्रक्रिया को शासन की कार्यनीति से अलग करने, साथ ही साथ उसे ऊर्जावान बनाने की जरूरत है। संस्थान के तहत व्यवस्था में केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रासंगिक विषयों के संदर्भ में संस्थान के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी। नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसे राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हितधारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया। निष्कर्ष: सामाजिक बदलाव समाज के आधारभूत परिवर्तनों का एक हिस्सा है। इस प्रक्रिया में समाज की संरचना एवं कार्य प्रणाली का एक नया जन्म होता है। बदलाव से ही विकास को नई दिशा मिलती है। आधुनिक युग में हर क्षेत्र में विकास हुआ है तथा विभिन्न समाजों ने अपने तरीके से इन विकासों को समाहित किया है, जो कि सामाजिक परिवर्तनों में परिलक्षित भी होता है। इन बदलावों की गति कभी तीव्र रही है तो कभी मंद, लेकिन बदलाव समाज का हिस्सा रहे हैं और विकास में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वहीं आज़ादी के बाद देश के विकास और कमज़ोर वर्गों के उत्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। आज के व्याख्यान में हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार है: विकास एवं सामाजिक बदलाव को समझना, विकास, बदलाव और समाज को जानना, सामाजिक बदलावों से संबंध कुछ अवधारणाओं पर चर्चा, उद्विकास को जानना, विकास पर चर्चा, सामाजिक आंदोलन को जानना, क्रांति को समझना, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत को जानना, विकास एवं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को समझना, नीति आयोग, उद्देश्य और संगठन को समझना।
आज हमने विकास एवं सामाजिक बदलाव एवं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम से जुड़े आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है। नमस्कार।